Assalamu alaikum students of class 8. Hope you all are fine. Now we are proceeding towards lecture number 1 of chapter number 4. But before starting my lecture, I hope you will have done question answers and numericals of chapter number 3 in your register. Beta, please maintain your index and make title page of chapter number 4, which is motion and force. Now, starting the chapter number 4, in the previous chapter, you have studied about kinematics, that is, motion without reference of force. But here in chapter number 4, you shall deal with dynamics, that is, motion with reference of force. And as you know that an object is supposed to be in the state of motion when it's change its position with respect to its surrounding. ठीक है ना बेटा, अगर वो अपने सराउंडिंग्स के को देखते हुए अपनी पोजीशन चेंज करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो मोशन में होती है, इन द स्टेट ऑफ मोशन या मूवमेंट कर रही होती है. नाउ व्हाट इज फोर्स? ठीक बेटा, व्हाट इज फोर्स? या क्वेश्चन नंबर 1, विच इज डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट. सो फोर्स हम किसी भी ऐसे काम को कहते हैं या किसी भी काम को करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो फोर्स होती है. इसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते, चाहे हमें अपनी सीट से उठना हो, बॉल को किक करना हो या किसी बॉक्स को मूव करना हो. ठीक है. Force can be defined as an agent which changes or tends to change the state of rest or यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. यानी किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए जो चीज़, जो एजेंट हमें चाहिए होती है, वो क्या होती है? वो फोर्स होती है. ठीक बेटा. सो फोर्स को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को डी शेप करना हो, लाइक उसको डिस्टॉर्ट करना हो, उसको भी हम फोर्स कहते हैं. लाइक अगर हम इसकी मिसाल एक रॉड की ले लें कि अगर हम रॉड को ट्विस्ट करते हैं या टर्न करते हैं या उस पर किसी हथौड़ी को मारते हैं, तो वो उसकी लेंथ में या उसकी शेप में चेंज ले आता. तो हैमर से उसको हिट करना फोर्स कहलाता है. ठीक. यानी फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी बॉडी को डिस्टॉर्ट कर देती है या डिस्टॉर्शन फोर्स भी कहलाती है. ठीक है. नाउ नेचर ऑफ फोर्स. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका सिंबल क्या होगा? डेफिनेटली एफ के ऊपर एरो हेड होगा जो हर वेक्टर को शो करता है. ठीक. वेक्टर क्या चीज़ होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. ठीक. नाउ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. हम न्यूटन के जो यूनिट है फोर्स का, उसको हम न्यूटन कहते हैं. अब न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पर एक हम फोर्स अप्लाई करें और वो प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 1 kg. यानी अगर एक बॉडी का 1 kg मास है और उस पर हम 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं उस पर फोर्स लगाने से, तो उसकी जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी. यानी अगर एक बॉडी का मास 1 kg है और उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हो, तो हम उसको 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं, उस पर अप्लाई हुई है. इसका फॉर्मूला होता है बेटा F=ma और उसी से हम ड्राइव कर सकते हैं उसका यूनिट. कैसे? 1 न्यूटन बराबर होता है kg मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो बराबर होता है 1 न्यूटन के. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS system. In CGS system, the unit of force is dyne. Okay.
So what is dyne? The amount of force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a mass of 1 gram in the direction of applied force, then it is known as 1 dyne. यानी जैसे न्यूटन में था वैसे ही डाइन भी है कि जब एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें जिसका मास 1 ग्राम हो और उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो वो जो फोर्स अप्लाई होगी वो 1 डाइन के बराबर होगी. ओके, तो ऐसा यूनिट जो है फोर्स का वो न्यूटन है और इन सीजीएस सिस्टम फोर्स का यूनिट डाइन है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन किया जाए तो इसका जवाब यही होगा. ठीक है, सो इसको हम एक और भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी. ठीक है, सो न्यूटन के लॉज जो हैं बेटा, लोगों ने मोशन ऑफ फोर्स के बारे में बहुत स्टडी किया. तो सबसे पहले गैलीलियो वो साइंटिस्ट था जो अर्लीस्ट साइंटिस्ट में था जिसने ट्राई किया कि टू सॉल्व द मोशन एंड इट्स कॉजेस. यानी उसने सोचा समझा कि हरकत कैसे होती है और उसकी कॉजेस क्या होते हैं. तो उसने फिर ये पॉइंट आउट किया. ही पॉइंटेड आउट दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस देयर इज सम फोर्स. यानी एक बॉडी अपनी मूवमेंट बरकरार रखेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो. ठीक ना. तो आफ्टर इट न्यूटन गेव बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोशन. यानी इसके बाद न्यूटन ने एक बेसिक प्रिंसिपल दिया जिसे हम न्यूटन के 3 लॉज पे भी जो 3 लॉज पे मुश्तमिल था. तो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ. उसका स्टेटमेंट यह था कि ही स्टेट दैट every object continues with the state of rest or uniform motion in a straight line unless it is acted upon an external force which changes its state of rest or uniform motion. यानी जो उसकी मोशन को चेंज कर, उसकी स्टेट को चेंज कर दे. लाइक एक बॉडी अगर मूव नहीं कर रही, सपोज करें, तो वो मूव नहीं करेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें. इसकी एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि बेटा अगर एक बुक है, अगर वो कबर्ड में रखी हुई है तो वो उसी कबर्ड में रहेगी अनलेस एंड अनटिल वी डोंट पिक इट. यानी अगर हम उसे पिक नहीं करते तो उस वक्त तक क्या होगा, वो बुक वहीं रहेगी. या अगर हम एक बॉल को हिट करते हैं, इट विल मूव एंड कंटिन्यूज टू मूव अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द ग्राउंड एंड एयर रेजिस्टेंस अप्लाइज ऑन इट. यानी अगर उस पर ऑपोजिंग फोर्स ना लगे तो वो एक बॉल अगर मूव कर रही होगी, पुश करेंगे हम, मूव कर रही होगी, तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करेगी, लेकिन फिर कुछ रास्ता कवर करके वो रुक जाएगी. तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो ऑपोजिंग फोर्स होगी विच इज़ फ्रिक्शन. यानी न्यूटन्स का लॉ ये स्टेट करता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, या रेस्ट में है, रेस्टिंग पोजीशन में है, तो वो रेस्टिंग पोजीशन में ही रहेगी जब तक उस पर आप खुद फोर्स अप्लाई ना करें. ठीक. सो कंक्लूजन इसका क्या निकला बेटा कि मतलब ये 2 कंक्लूजन निकले फर्स्ट लॉ से. एक कि फोर्स इसमें बेसिक रूल करती है, और सेकंड हुआ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. अब व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया दरअसल वो फोर्स होती है किसी भी बॉडी के अंदर अपनी जो रेजिस्ट करती है कि वो अपनी हालत चेंज ना करे. यानी द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which an object resists a change in its state of rest और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. यानी ये उसकी इनर पावर होती है कि भाई मैं तो बैठी हुई हूँ तो मैं बैठी ही रहूँ, या मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं खड़ी रहूँ, मैं आराम कर रही हूँ तो मैं आराम ही करती रहूँ जब तक आपकी अम्मी की आवाज़ नहीं आएगी. ठीक ना, तब तक आप उठते नहीं हो. तो वो एक ऑपोजिंग फोर्स है कि भाई मेरा दिल कह रहा है. ठीक. सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं.
ठीक, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपको क्या लिखना होगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही लिखना होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लें इनर्शिया के बारे में समझाने के लिए बेटा, कि ऑल मटीरियल possesses द प्रॉपर्टी ऑफ opposing और चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अगर आप एक बस में आप जा रहे हों, बैठे हुए हों, तो आप व्हेन अ बस ड्राइवर अप्लाइज अ सडन ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो पैसेंजर्स क्या करते हैं? फील करते हैं, जर्क फील करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो किसकी वजह से होता है? वो दरअसल इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक ना बेटा? इसकी एक एग्जांपल और है कि भाई आप अगर एक कॉइन प्लेस करें एक कार्डबोर्ड पर और उस कार्डबोर्ड को प्लेस कर दें एक ग्लास के ऊपर, तो जैसे ही आप वो फोर्स अप्लाई करेंगे, वो कार्डबोर्ड पे से आप जो है कार्डबोर्ड हटाएंगे उस ग्लास के ऊपर से, तो क्या होगा कि वो कार्डबोर्ड मूव करेगा फॉरवर्ड एंड द कॉइन फॉल्स इन द ग्लास ड्यू टू इनर्शिया, यानी वो कॉइन डायरेक्टली ग्लास में गिर जाएगा, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा होगा अपनी चेंज, तो वो इनर्शिया के तहत गिर जाएगा ग्लास में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन। ठीक बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या कहता है कि जो स्टेटमेंट था न्यूटन का, उसने ये कहा कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए, अब गौर से सुनना, अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई की जाए और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उस ऑब्जेक्ट में इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव किया और उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही, मैं आपको इसका कंप्लीट स्टेटमेंट बता रही हूँ, इसको आप ब्लैक पॉइंटर से लिखिएगा सेंट्रलाइज करके। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of applied force and inversely proportional to the mass of an object. It is known as Newton's second law of motion. Mathematically, it can be written as F is equal to ma, where F is equal to force, mass, m is equal to mass, and a is equal to acceleration. ठीक बेटा, now हम अब derivation पे आते हैं। If a force F is applied on an object of mass m, which produces acceleration a in the direction of applied force, then the relationship between force and acceleration is a is directly proportional, यानी जहाँ पे a अगर force ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा acceleration होगा। लेकिन हमें पता है बेटा कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लाइक इसकी मिसाल आप अलमारी की भी ले सकते हैं या किसी भी भारी चीज़ की ले सकते हैं। अगर आप उसको धक्का लगाएंगे तो जितनी भारी होगी उतना आपको उसको मूव करने में दिक्कत होगी। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको कंबाइन कर दें इन इक्वेशन को, तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम। ठीक ना, एफ और अपॉन एम इस तरह हो गया कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। सो ए इज़ इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट यहाँ पे हम के लगाएंगे, तो के एफ अपॉन एम, हेयर के इज़ इक्वल टू 1, यानी कांस्टेंट जो है 1 के बराबर है। सो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय एफ अपॉन एम, और ए इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एम, और इधर जब एक चीज़ डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, इट नाउ इट इज ड्राइव द इक्वेशन। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन हमने ड्राइव की, और हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ये डायग्राम्स बनाते हैं
ताकि हम बता सकें कि अगर फोर्स अप्लाई हो रही है एक बॉडी में जिसका मासेस सेम है, तो उसकी फोर्सेस जितनी आप अप्लाई करोगे वो उतनी ही फोर्सेस से उस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर मासेस डिफरेंट है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जो ए है, जो बड़ी जिसका साइज़ ज़्यादा है, वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स लगाने पर, और दूसरी बॉडी जो बी है, जिस पर जो छोटी है या उसका जो मास कम है, उस पर भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ गुड लक बेटा।